कुछ एक एनजीओ भी जुड़ी होती हैं जैसे, तो एनजीओ का कितने हेल्पफुल है, मतलब आप एनजीओ कॉन्टेक्ट किया हुआ है, तो वो एनजीओज भी पशुओं को रोड पे जो पशु हैं उनको लगा रहे हैं रिफ्लेक्टिव कॉलर। अभी हमारे लगभग युवा ने, मान लीजिए किसी ने स्टार्ट करना हो, तो कौन सा काम ठीक रहेगा उसके लिए? मान लीजिए भेड़ का, बकरी का, या मुर्गे पालन का, या गाय का, डेयरी का, जिसे भी बात करें। इस प्रोग्राम में इसको हम अच्छे तरीके से कर सकें और थोड़ी डॉग पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो, ताकि ये बीमारी का जो स्कोप है वो कम हो। और जैतों के पास है, तो हमारे डिपार्टमेंट के पास तो ऐसा कुछ था नहीं। हमारे डिपार्टमेंट का काम यही है कि टैग लगाना है, और टैग से ही उसको मतलब ये है, उसको अब जो वैक्सीनेशन है वो भी तभी हो पाती है जब टैग लगा, और अपलोडिंग तभी होगी। मतलब हर चीज़ की अपलोडिंग हो रही है पोर्टल पे, और वो बिना टैग की होगी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम कुछ ऐसा है कि मतलब उसमें अभी तक कुछ एक्शन हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से लोग छोड़ दे रहे हैं। जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल हो रहा है, खास करके हमारे बैलों का, तो अब आपको पता ही है कि बैल जो है हमारे ऑफ नो यूज़ हो गए हैं जी। जब से हमारे ट्रैक्टर्स और ये सारे चल पड़े हैं, तब से बैलों का यूज़ रहा नहीं है। तो मेल एनिमल्स का तो अब ऐसा है कि वो लोग मैक्सिमम छोड़ दे रहे हैं, तो वही ज़्यादातर एनिमल है या नॉन प्रोडक्टिव फीमेल है जिनका किसी वजह से वो प्रोडक्शन में नहीं है, तो उनको लोग छोड़ दे रहे हैं। तो वजह तो यही है। बाकी वैसे तो हम वही है, टाइम पे जब अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं उसमें सारों लोगों को हम यही बताते हैं कि मतलब लोगों मतलब जो अपने पशु हैं उनको ऐसे आवारा ना छोड़ो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ये पशु आवारा, फिर हमारा किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। तो है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक और चीज़ पूछनी आपसे कि जैसे मान लो कि जंगली जानवर किसी की खेतों में उजाड़ कर दिया, तो उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, मतलब कि जो नुकसान हो उसको मिल सकता है, फंड वगैरह, पैसे वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा विभाग के पास तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जी। या जंग फेंसिंग के लिए कुछ ऐसा? ना, डिपार्टमेंट का नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो फेंसिंग का होता है, पर हमारे विभाग के पास ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक और चीज़ आती है मैम कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जानवर का एकदम से, है ना, तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि कोई भी जो लोग देख रहे हैं वो क्या करें एकदम से? हम तो सभी को यही कहना चाहेंगे कि जो भी अगर ऐसे पशु को किसी को घायल देखता है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो वो नज़दीकी जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे कांटेक्ट करे। तो हमारा स्टाफ उसी टाइम जाके उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। बस साथ में थोड़ा सा लोकल जो लोग हैं उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो डिपार्टमेंट कर देता है, लेकिन पशु की फिर देखभाल, क्योंकि पशु को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उसको रेगुलर क्योंकि पशु बैठ गया है तो उसको एक प्रॉपर शेल्टर भी चाहिए कि सर्दी बारिश से उसका बचाव भी हो, और उसको खाने को भी मिले, घास पानी भी उसको मिले। तो थोड़ा सा लोकल लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखा के मतलब वो उस एनिमल के केयर करने का जिम्मा उठाएं, क्योंकि विभाग के पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है कि विभाग उस पशु को मतलब अपने कहीं रख सके या कुछ ऐसा। जी। उसके बाद एक और, जैसे आपका टोल फ्री नंबर है, तो टोल फ्री नंबर से उससे क्या लोग फायदा उठा सकते हैं, या कब करना चाहिए कॉल? टोल फ्री नंबर हमारा ये जो 1962 है, पशु संजीवनी, ये जो हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट अभी हमारे शुरू हुए लास्ट ईयर से, पूरे स्टेट में 44 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स दिए गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिला कांगड़ा में 7 मोबाइल वेटनरी यूनिट है, ब्लॉक लेवल पे है ये, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इन जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उसके लिए ये टोल फ्री नंबर की सर्विसेज है। उसमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट होता है, ड्राइवर तो होता ही है। तो जैसे ही कोई भी पशु मालिक कोई किसी तरह की हेल्प लेना चाहता है, चिकित्सा लेना चाहता है, तो वो इस टोल फ्री नंबर 1962 पे भी, जानवर कोई भी हो सकता है, 1962 पे वो कॉल करेगा, कॉल बुक करेगा, वहाँ से फिर वो उस कंसर्न उस एरिया की जो मोबाइल होगी वहाँ पे वो फ़ोन कॉन्टेक्ट जाएगा, फ़ोन नंबर जाएगा, और वो फिर उस केस को अटेंड करेंगे। वो टीम जो है, वो मोबाइल की टीम जो है, वो उस एरिया में जाके उस केस को ट्रीट करेगी। अगर वो मोबाइल कहीं गई हुई है, माना कि वो मोबाइल किसी दूसरे इलाके में गई हुई है, और क्योंकि एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है और उसको केसेस अभी 2-3 पहले से हैं, तो जो हमारा लोकल उस एरिया का डॉक्टर है वो उन केस को अटेंड कर लेते हैं, मतलब केस वो अटेंड हो जाता है। वैसे भी हमारे स्टाफ जो ऑलरेडी डोर सर्विस तो देता ही है, हमारे डॉक्टर, फार्मासिस्ट सारी मैक्सिमम डोर सर्विस होती है। हमारे हॉस्पिटल्स में तो, इंस्टीट्यूशन में तो बहुत कम केसेस आते हैं, तो वो मतलब उस केस का जो है एनिमल जो है वो ट्रीट हो जाता है। कुछ एक एनजीओ भी जुड़ी होती हैं जैसे,
तो एनजीओ का कितने हेल्पफुल है, मतलब आपके साथ? एनजीओज भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे देखिए अभी हमारा एक ना, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने एक प्रोजेक्ट अप्रूव कराया था लास्ट ईयर, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स ऑन स्ट्रे एनिमल्स। क्योंकि जो हमारे आवारा ये पशु रोड्स पे घूम रहे हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं रात को, वो दिखते नहीं हैं, तो उनके लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर्स का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, जो अंडर मिटिगेशन प्रोजेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से वो अप्रूव हो गया लास्ट ईयर। तो वो 14 लाख का प्रोजेक्ट है। उसमें हमारे 3000 पशुओं को रिफ्लेक्टिव कॉलर्स लगाने का हमारा प्रोविज़न है। तो इसमें हमने एनजीओज को कंटेक्ट किया हुआ है, तो वो एनजीओज भी पशुओं को, रोड पे जो पशु हैं उनको लगा रहे हैं रिफ्लेक्टिव कॉलर। अभी हमारे लगभग एक 1500 के करीब रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाए जा चुके हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें एक एनजीओ जैसे यहाँ पे है सद्दू बड़ग्राम वाले एरिया में, बड़ो ब्लॉक में एक एंटी टेररिस्ट फ्रंट करके जो है, वो एनजीओ के लोग जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और भी लोकल जो एनजीओज हैं वो सारे उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं पशुओं को पकड़ने में, क्योंकि वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि रोड पे जो बड़े बड़े पशु हैं उनको पकड़ना, फिर उनको बेल्ट लगाना। बेल्ट तो हमारा डिपार्टमेंट का स्टाफ लगाएगा, लेकिन पकड़ना तो उनको एक चैलेंज है। तो उसमें एनजीओज काफ़ी हमारी हेल्प कर रही है। साथ में यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जैसे धर्मशाला एरिया में काफ़ी एनजीओज एक्टिव हैं, तो ये जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है उसके लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं उनको पकड़ने में। उनके पास डॉग कैचर्स भी हैं, उनको पकड़ते हैं। फिर स्टरलाइजेशन में हमारे डॉक्टर्स की हेल्प भी ले लेते हैं वो बीच में, जब उनके पास ज़्यादा काम होता है तो स्टरलाइजेशन में भी वो काफ़ी कर रहे हैं काम। तो एनजीओज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हमें भी सहयोग दे रहे हैं। मैम, एक सफ़र रहा आपका जॉब में, जैसे तो अभी जैसे टेक्नोलॉजीज का कितना योगदान रहा उसमें? टेक्नोलॉजी का तो देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि हमारा टाइम जब शुरू में तो ऐसा था कि इतना ज़्यादा नहीं थी हमारे पास, डायग्नोस्टिक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और भी इतनी ज़्यादा नहीं था हमारे पास सिस्टम्स। लेकिन अब ऐसा है कि अब तो जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, अब तो काफ़ी सारी हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, फिर हमारे पास सैम्पलिंग के लिए काफ़ी है। अब हमारे पास जैसे जोनल वेटनरी हॉस्पिटल्स बन गए हैं, पॉलीक्लिनिक्स बन गए हैं। जैसे पॉलीक्लिनिक शाहपुर है हमारे पास, पॉलीक्लिनिक जेडपीएच नगरोटा भगवान जोनल वेटनरी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और जैसे एक्सरेज की फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो लोगों के लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल हो गया है। ब्लड एग्जामिनेशन हो गए हैं, सैंपल्स चेक हो रहे हैं। तो जब हमारे पास ये फैसिलिटीज़ होंगी तो डायग्नोसिस में हेल्प तो नेचुरली होती है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल हो रही है। और मैम आखिर में कुछ पूछना चाहूँगा कि अभी आप इस पोस्ट में हैं, तो अभी आपने कुछ फ्यूचर प्लान में होंगे कुछ आपके कि ऐसा कुछ किया जाए या मैं ऐसा कुछ करूँगी, मतलब डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो मेरे सामने तो सबसे बड़ी चुनौती इस टाइम जो लगती है वो तो यही है कि ये जो हमारे आवारा पशु हैं, थोड़ा सा इनके लिए हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए, जैसे अभी हमने जैसे ये प्रोजेक्ट बनाया था, उसी तरीके से मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बने या कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जैसे मतलब ये जो समस्या है कहीं किसी लेवल पे ये थोड़ी ख़त्म हो। और साथ में ये जो हमारे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, तो क्योंकि डॉग्स की वजह से रेबीज़ का काफ़ी मतलब थोड़ा सा ख़तरा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यही मेरा वो होता है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमारे पास पंचायतें थोड़े अगर हमें सहयोग करें, तो हमारे ये जो स्टरलाइजेशन ड्राइव है इसको हम एबीसी प्रोग्राम है, इसको हम अच्छे तरीके से कर सकें और थोड़ी डॉग पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो, ताकि ये बीमारी का जो स्कोप है वो कम हो। और हमारे जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा मतलब इंटरेस्ट ले, क्योंकि आगे ऐसे लग रहा है कि जैसे यंग जनरेशन का जो रुझान है ना, थोड़ा इस फील्ड में मतलब कम हो रहा है, क्योंकि लोग हर कोई मतलब बढ़िया सी वाइट कॉलर जॉब की तरफ देख रहा है। और ये काम ऐसा है कि पशुओं से जुड़ के बिल्कुल उसमें बीच में इन्वॉल्व होके काम करना पड़ता है, पर ऐसा भी नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग ना अब थोड़ा कमर्शियलाइजेशन की तरफ हो रहे हैं, कि अब जो लोग काम कर रहे हैं यंग जनरेशन, कोविड के बाद खैर थोड़ा सा वो चेंज हुआ है, क्योंकि उस टाइम जब लोगों की जॉब जो थी प्राइवेट कंपनीज वालों की, तो ज़्यादातर ऐसा हुआ कि जॉब उनकी छूट गई, तब वो आके उन्होंने अपना डेयरी का काम शुरू किया या गोटरी का काम शुरू किया, पोल्ट्री का काम शुरू किया।
तब उनको थोड़ा लगा कि नहीं, इस काम में हाथ डालेंगे, आजमाएंगे तो इसमें प्रॉफिट है, और लोगों को प्रॉफिट हुआ भी है। और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कुछ एक सालों में आगे खास करके ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप के कल्चर है ये बढ़ेगा, और लोगों का जो इसमें रुझान है वो एनिमल हस्बेंड्री में और बढ़ेगा। और साथ में ये जो हमारा मिल्क प्लांट डगवार का है, इसका अगर ये जैसे 26 में 2026 में ये चालू हो जाने की इसके प्लान है। तो क्योंकि हमारे साथ मतलब फार्मर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि उनको मार्केटिंग की, दूध तो लोगों के पास होता था, अच्छे एनिमल भी रखे लोगों ने जिसकी कैपेसिटी 10-15 लीटर होती है, लेकिन क्या होता है कि मार्केटिंग नहीं है, दूध का रेट नहीं मिलता, तो लोग फिर उतना ज़्यादा उसमें वो नहीं करते, या 2 पशु रख सकते हैं तो वो एक ही रखते, बोलते हैं मतलब लोगों का ये होता है कि हम क्यों रखें, इतना ज़्यादा रेट तो मिलना नहीं है, लोगों ने तो वही उसी रेट में दूध चाहना है, तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे। या कई बार लोगों को हम बोलते थे कि आपका इतना अच्छा पशु है, आप इसको फीड कितने दे रहे हैं, वो बोलते थे कि जी हम 1 किलो या 2 किलो दे रहे हैं, तो हम बोलते नहीं, इतना दूध दे रहे हैं तो इसको 5-6 किलो फीड चाहिए, तब आप इसकी प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं। तो वो बोलते कि क्यों बढ़ानी है हमने प्रोडक्शन, क्योंकि दूध कहाँ लेना है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे मार्केटिंग का थोड़ा सा स्कोप हो रहा है, तो लोग इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और ये कमर्शियल जो है। अगर किसी युवा ने, मान लीजिए किसी ने स्टार्ट करना हो, तो कौन सा काम ठीक रहेगा उसके लिए? मान लीजिए बीट का, बकरी का, या मुर्गे पालन का, या गाय का, डेयरी का, जिसे भी बात करें। इसमें सारे ही काम बढ़िया हैं। डेयरी का भी, गोट्री में लोग बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं, और पोल्ट्री में, क्योंकि जैसे सुनने में है कि कुछ ही बकरियां मतलब साल में 2 बार भी। हाँ, अभी हमने जो लेटेस्ट हमारा गोट या आई गोट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का शुरू किया हमने अभी। अब हमारे पास फर्स्ट टाइम अभी गोट्स के अच्छी नस्लों के टीके जो है वो हमें उपलब्ध हुए हैं। एक गोट की ब्रीड होती है बीटल और जमुनापारी, उसके टीके हमें अभी उपलब्ध हुए हैं, और इसमें हमने अपने डॉक्टर्स को अब ट्रेनिंग दे दी गोट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। तो अब हमारे जैसे 11 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमने ये स्ट्रा दे दिए हैं, टीके दे दिए हैं। अब वहाँ पे लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि अपनी जो बकरियां हैं उनको ये टीके लगवाओ, अच्छी नस्ल के टीके लगवाओ, ताकि आपके पास अच्छे बच्चे जो है बकरियों के वो तैयार हों, जिनकी जो है मीट प्रोडक्शन भी अच्छी है, बढ़िया है, और दूध की कैपेसिटी भी उनकी बढ़िया है। तो इस तरह की अगर बकरियां पालेंगे लोग तो नेचुरली उनको इकोनॉमिकली फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तो लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा हमारा ये जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर भी हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता है, वो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसमें जैसे बड़े यूनिट्स हैं, जैसे 100 बकरियां 1 बकरे का यूनिट है, या 200 बकरियां 10 बकरे का यूनिट होता है, उसके लिए लोन की फैसिलिटी है, मतलब वो सारा ऑनलाइन होता है, प्रोसेस में है। उसमें फिर 50% कैपिटल सब्सिडी है, और गोट्री के केस में तो लगभग 50 लाख मतलब 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट बना सकता है। अगर किसी ने बड़ा प्रोजेक्ट जैसे 500 बकरियां और 25 बकरी, उसमें 50% सब्सिडी भी है, 25 लाख तक की, ना 50 लाख तक की बकरियों के केस में। और अगर आप पिगरी का काम करना चाहते हैं तो पिगरी के केस में 25 लाख तक सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी। और पोल्ट्री का भी, पोल्ट्री में भी 30 लाख तक कैपिटल सब्सिडी। और मैम डेयरी वगैरह में, गाय वगैरह में? डेयरी का एनएलएम में नहीं है, डेयरी में और स्कीम्स हैं, और शायद कुछ और प्रोजेक्ट्स भी डेयरी में आ रहे हैं जल्दी। कुछ अभी हमारे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी शायद कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे। पहले एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्वावलंबन योजना थी, उसमें डेयरी का था। हाँ जी, उसमें डेयरी का था। और भी अभी भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है डेयरी का, तो शायद वो जल्दी आ जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट का इस टाइम डेयरी का एज सच नहीं है। डिपार्टमेंट में गोट्री, पोल्ट्री और पिगरी इसका है, तो लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे मतलब नूरपुर वाले एरिया में तो हमारा पोल्ट्री का बहुत अच्छा काम चला हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो लोगों को इसमें वो है कि वो फार्म्स के साथ, कंपनी के साथ उन्होंने टाइप किया होता है, वही उनको प्रोवाइड करते हैं चिक्स, वही उनको उठा लेते हैं चिक्स को, मार्केटिंग वही करते हैं, मेडिसिन, उनकी वैक्सीनेशन, सारा कुछ मतलब उनको टाइमली प्रोवाइड हो जाता है। तो लोग बड़ा अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारी स्कीम्स में भी लोग बढ़ चढ़ के मतलब आ रहे हैं कि हमें मतलब स्कीम चलानी है। तो मेरे को लगता है कि आगे फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मतलब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मतलब उस तरीके से सोच रही है कि अब उतने पशुओं, ज़्यादा पशुओं रखने का वो नहीं रहा कि जैसे पहले 8-10 पशु होते थे घर में। अब लोग 1 या 2 रख रहे हैं, लेकिन बढ़िया क्वालिटी की, और उनसे अच्छी प्रोडक्शन लेना है। तो इस तरीके से स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे शेड वगैरह के लिए होती है सब्सिडीज? ये कैपिटल सब्सिडी इसमें शेड के लिए है, शेड के लिए और एनिमल्स के लिए। जी
लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो अपने सभी पशुपालक भाइयों बहनों को यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका आप बढ़ चढ़ कर फ़ायदा लिया करें। पशुओं की इंश्योरेंस अपने ज़रूर करवाएं, क्योंकि लोग पशुओं की इंश्योरेंस कराने में उस टाइम थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि थोड़ा प्रीमियम तो देना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि वो आपका पशु 3 साल के लिए फिर वो सिक्योर हो जाता है कि। और दूसरा ये जो वैक्सीनेशन वगैरह की जो प्रोग्राम है विभाग के उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और डेयरी सेक्टर में और पोल्ट्री सेक्टर में, गोट्री में आप मतलब काम करें, ताकि आप लोगों की इनकम जनरेशन का भी साधन बने और हमारी जो पशुपालन विभाग की जो गतिविधियां हैं वो भी सुचारू रूप से चलती रहें और यंग जनरेशन जो है वो इस काम में थोड़ा रुचि ले। तो डेफिनेटली मतलब हमारा, क्योंकि पशुपालन होगा तभी एग्रीकल्चर अच्छा चलेगा। तो अच्छी चीज़ें खाएंगे तो अच्छे स्वस्थ रहेंगे, अच्छा दूध होगा, क्योंकि दूध प्रोटीन, अंडे से प्रोटीन मिलेगी। दूध और अंडा ऐसी चीज़ है जो मतलब ऐसी जो हमारे लिए एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है, तो वो पशुपालन से ही संभव है। जी, धन्यवाद मैम। धन्यवाद।